वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका आइसबर्ग इंग्लिश में स्वागत है। आज एक छोटी सी स्टोरी। इस स्टोरी सुनाने का मेरा कहीं पे ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। रादर एक बहुत प्यारी कहानी है जिसका मोरल अगर आप समझ जाते हैं, उसके बाद आपको लाइफ में कोई भी आप टारगेट सेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि आपको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या करना है, कैसे करना है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। ये बहुत पुरानी बात है कि एक बार राजा अपने दरबार में बैठा था तो वहाँ पे एक मैजिशियन आया और उसने राजा से अपने मैजिक शो परफॉर्म करने की परमिशन मांगी। राजा एग्री हो गया। तो मैजिशियन ने उसके बाद अपना कोर्ट के सामने अपना परफॉर्मेंस दिया। मैजिशियन इतना टैलेंटेड था और उसने इतने प्रिसाइज ढंग से एक एक मैजिक परफॉर्म किया, इतनी यूनिक चीज़ें की कि एवरीबडी वॉज देयर, किंग एज वेल एज द कोर्टियर। सब के सब हाईली इम्प्रेस थे उसकी इस कला से। तो जब फाइनली मैजिक शो ख़त्म होता है तो राजा उस मैजिशियन को कुछ प्राइज़ देना चाहता था। उसको बिल्कुल समझना है कि इसको क्या प्राइज़ देना चाहिए, क्योंकि राजा उससे इम्प्रेस था और उसको लगता था कि इसने इतने ऊंचे लेवल का परफॉर्मेंस दिया है कि इसके लिए मैं कोई भी प्राइज़ देता हूँ तो वो मुझे कम लग रहा है। तो फाइनली वो डिसाइड नहीं कर पाया तो वो अपनी रानी के पास गया और उसने पूछा कि आपने भी इसका शो देखा है, आपको क्या लगता है कि इस मैजिशियन को क्या प्राइज़ दूँ। तो मोस्टली ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। तो रानी ने कहा कि नो डाउट मैजिक शो बहुत अच्छा था, आप इसको 1000 गोल्ड कॉइन्स दीजिए और इसको विदा कीजिए। तो राजा का थोड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा कि तुमने इसका शो देखा है, ये दुनिया में अकेला ऐसा शख्स है जो इस टाइप के शो को परफॉर्म कर सकता है और मैं इस पूरे स्टेट का राजा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये प्राइज़ मनी जो आप सजेस्ट कर रहे हो ये बहुत कम है, इसको कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। रानी ने बहुत कैजुअली कहा कि नहीं, ये प्राइज़ मनी कोई कम नहीं है, बिल्कुल सही अमाउंट है जो मैं बोल रही हूँ। राजा को आया गुस्सा। उसने कहा कि देखो, जब तुम्हारे अपने पास अपना कोई यूनिक टैलेंट नहीं होता है तो एटलीस्ट जिनके पास ऐसे टैलेंट होते हैं उनका सम्मान करना सीखो, उनकी कदर करना सीखो। तो रानी भी थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि एक टैलेंट जो उसके पास हो वो मेरे पास भी नहीं हो सकता। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट होते हैं, सिर्फ उसको मांझने की और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। राजा ने उसको तुरंत एक चैलेंज थ्रो कर दिया। राजा ने कहा ठीक, वट एवर द टाइम यू रिक्वायर यू कैन आस्क फॉर, मैं तुमको वो टाइम देता हूँ। उस टाइम के बाद तुमको इसी कोर्ट में आके कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है जो कि तुमको लगता हो कि सिवाय तुम्हारे इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसा रेयर टैलेंट। रानी एग्री हो गई। रानी बोला ठीक, मुझे 1 साल का टाइम दीजिए। आफ्टर 1 ईयर आई विल कम बैक टू दिस कोर्ट एंड आई विल शो यू समथिंग दैट नोबडी एल्स कैन डू। बात ख़त्म हो गई, कोर्ट बर्खास्त हो गई। अब रानी वहाँ से अपने महल पहुँची। उसके महल के पीछे वाले हिस्से में 100 सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। तो उस दिन रानी ने उसी दिन पैदा हुआ एक भैंस का छोटा बच्चा वो लेके आई और उस भैंस के छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे लादा और उसके बाद 100 सीढ़ियाँ चढ़ी। 100 सीढ़ियाँ उसके बाद वापस उतरी, उस भैंस के बच्चे को उसने साइड में बांध दिया। शाम को रानी ने फिर सेम प्रक्रिया वही की कि भैंस के बच्चे को उठाया, कंधे पे लादा, 100 सीढ़ियाँ चढ़ती है, 100 सीढ़ियाँ उतरती है, उसको ला के बांध देती है। इस पूरी प्रक्रिया में रानी ने अगले 1 साल तक एक दिन का भी नागा नहीं किया। पर डे उसका यही रूटीन होता था। सवेरे उठते ही द फर्स्ट थिंग शी हैड टू डू कि उस भैंस के बच्चे को लेकर ऊपर जाना होता था, उसको नीचे आना होता था, फिर शाम को उसने यही काम करना होता था। इस बीच न तो वो कभी अपने मायके गई, न अपने घर वालों से मिलने गई। अगर उसकी तबीयत ठीक थी या नहीं थी तो भी उसने अपने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में कोई ब्रेक नहीं आने दिया। साल भर के अंदर वो भैंस का जो छोटा सा बच्चा था, जो लगभग 10, 12, 15 किलो का रहा होगा, साल भर के अंदर वो बड़ा होके एक कंप्लीट बफेलो में बदल गया और उसका जो वेट था अराउंड 200 केजी तक हो गया था और साइज़ भी काफ़ी ह्यूज हो गया था, फुल बफेलो।
जिस दिन जो परफॉर्मेंस का दिन था तो रानी उस भैंस को लेके राजा के महल में आती है और रानी ने पूरे कोर्ट से पूछा कि क्या कोई इस कोर्ट में ऐसा है जो इस भैंस को अपने कंधे पर उठा ले। नोबडी वाज देयर। कोई भी इस काम को करने के लिए राजी नहीं था। सबको लगता था ये संभव नहीं है कि किसी एक फुल ग्रोन अप भैंस को अपने कंधे पर उठाना है। तो रानी ने कहा इसके बाद ये टास्क यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। न सिर्फ आपको इसको अपने कंधे पे उठाना है, इसको लेके आपको पूरी 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है और 100 सीढ़ियाँ फिर वापस नीचे उतरना है। हर कोई इस बात पे एग्री था कि ये काम इम्पॉसिबल है, ये काम किया जा सकने योग्य नहीं है किसी भी इंसान के द्वारा। रानी ने सबको इनवाइट किया, कहा आइए आप मेरे महल में, आपका स्वागत है। रानी सबको लेके गई अपने महल में। उसने बड़ी इजीली उसके पैर फोल्ड किए, शी वॉज गुड इन प्रैक्टिस, और उसके पैर फोल्ड किए, उसको अपने कंधे पे लादा। बड़े आराम से टहलते टहलते 100 सीढ़ियाँ चढ़ी और 100 सीढ़ियाँ वापस नीचे उतरी। उसके बाद उसने भैंस को बांध दिया साइड में और खड़ी हो गई। राजा ने स्वीकार किया कि सचमुच तुमने जो बोला था उस दिन मैं समझ नहीं पाया था कि कोई भी टैलेंट, कोई भी ऐसा अचीवमेंट जो होता है वो इतना ऊंचा नहीं होता है कि जिसे नहीं पाया जा सकता है। सिर्फ उसके लिए एक प्रॉपर वे में जतन करने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। रानी ने क्या किया था इस बीच, दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। स्टोरी ख़त्म हो गई। राजा को अपनी जो भूल थी वो राजा ने स्वीकार कर ली कि हाँ ठीक है, हो सकता है मैं आपको गलत बोल रहा था। रानी ने जो काम किया उसमें 2, 3, 4 चीज़ें बहुत क्लियरली निकल के आती हैं कि सबसे पहले उसने अपना टारगेट चुना। टारगेट ऐसा चुना कि जो इम्पॉसिबल भी ना हो। वो किसी एलिफेंट के बच्चे को लेके नहीं आई थी, ये वो किसी छोटी बकरी के बच्चे को लेके नहीं आई थी। बहुत केयरफुली उसने पिक किया था कि एक भैंस का बच्चा जो आज की डेट पे इस एज का होता है, इस वेट का होता है, वो 1 साल के बाद किस वेट का होगा। सबसे पहले उसने अपना टारगेट सेलेक्ट किया बहुत प्रॉपर तरीके से। टारगेट सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपके सामने कोई चैलेंज और आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो जो प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है उसमें कोई भी नागा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आने चाहिए। वट एवर द सिचुएशन इज, यू हैव टू कीप विद योर प्रैक्टिस। तो दिस इज़ द स्टोरी। मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। यही स्टोरी जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तब हमारे भी काम आती है। मोस्टली क्या होता है, इंग्लिश सीखते समय सबसे ज़्यादा जो एक ड्रॉप आउट जो रेट है वो 2 जगहों पे पाया जाता है मेरी जानकारी में। एक तो लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं, तो जिम ज्वाइन करने वाले अगर एक वीक में 100 लोगों ने जिम ज्वाइन किया है तो बाय द एंड ऑफ द मंथ उसमें से मुश्किल से 15 या 20 लोग कंटिन्यू कर रहे होते हैं, बाकी लोग क्विट कर चुके होते हैं। सेम इंग्लिश सीखने वालों के साथ भी ऐसा होता है। जब कभी भी वो इंग्लिश सीखने आते हैं बहुत उत्साह से भरे होते हैं, बहुत डिटरमिन होते हैं कि हमको सीखना है, हमको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना है। लेकिन थोड़े समय के बाद उनका जो पैशंस होता है वो लूज़ होने लगता है और वो धीरे 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 करके एक तो प्रैक्टिस पे थोड़ा नीचे होते हैं और धीरे 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 करके वो क्विट कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म तलाशते हैं और वहाँ जाकर फिर से वही वाली एक्सरसाइज करते हैं। इस चीज़ से बचना है, यही मेरे हिसाब से इस स्टोरी का मोरल है। फिर किसी एक और बहुत प्यारी स्टोरी में हम इस चीज़ को एस्टेब्लिश करेंगे कि प्रैक्टिस क्या होती है और प्रैक्टिस के थ्रू हम जो एक जो बहुत फाइन सा, बहुत एक परफेक्ट सा जो लेवल हासिल कर लेते हैं वो लेवल क्या होता है। फिलहाल के लिए गुड बाय।